हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन जैसे ही सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि जंग लगना। ठीक है, तो देखिए कोरोजन जो होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ये मेटल में जो डिटीरियोरेशन होता है उसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन में ही जंग लगता है। ठीक है, यानी आयरन में ही आप नहीं कह सकते हैं, अदर मेटल में भी ये होता है। तो कोरोजन का जो एग्जाम्पल है, कोरोजन का जो डिफिनीशन है, ये क्या है? डिटीरियोरेशन ऑफ, ठीक है, सम डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर इज नोन एज कोरोजन। तो यानी मेटल के अंदर जो डिटीरियोरेशन होता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो सकता है? जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में ऑक्सीजन भी है, वो भी कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जैसे H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वो सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा गया है टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर। जैसे चांदी का जो कोई आर्टिकल रहता है, कुछ दिनों के बाद वो काला पड़ जाता है, तो वो भी एक कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोट ऑन द कॉपर ऑफ द और ब्रांज। तो देखिए आपके घर जो कॉपर का कोई आर्टिकल, मतलब कॉपर का तांबे का लोटा रखा होगा या गिलास रखा होगा, तो देखिएगा कुछ अगर उसको रख देंगे तो कुछ दिनों के बाद हल्का सा ग्रीनिश लेयर डेवलप हो जाता है। वो भी एक कोरोजन ही होता है, क्योंकि एक्चुअली वो होता क्या है, कॉपर का साल्ट बनने लगता है। ठीक। टार्निशिंग ऑफ द एल्युमिनियम, जब एल्युमिनियम के बर्तन नया नया खरीद करके ले आते हैं आप, खूब चमकता है, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं, देखिए उसका कलर जो होता है एकदम टार्निश हो जाता, कलर जो होता है फेड कर जाता। होता क्या है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयरिंग हो जाता है, वो भी क्या है, कोरोजन ही है। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट फेमस है, रस्टिंग ऑफ द आयरन। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ द आयरन आपके सिलेबस में भी है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कुछ फैक्टर फॉर कोरोजन। तो कोरोजन के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ अदर भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। अगर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, तुरंत जो है दूसरे से रिएक्शन कर जाएगा, उसका कोरोजन हो जाएगा। जैसे अब गोल्ड लेकर के आइए, तो गोल्ड देखिए लोग पहनते रहते हैं, नाक कान में जैसे भी पहने, तो क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि गोल्ड जो होता है जल्दी रिएक्शन करता नहीं है। तो इसीलिए किंग ऑफ द मेटल कहा गया है। गोल्ड जो होता है कि मतलब किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है। लेकिन दूसरे मेटल, तो दूसरे मेटल जैसे कि आयरन, आयरन जो होता है रख दीजिए, तुरंत वो कोरोजन पकड़ लेता है। ठीक है, सिल्वर में कोरोजन होता है लेकिन कुछ दिनों के बाद होता है। कॉपर में जो होता है कोरोजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है तुरंत कोरोजन हो जाता है। ठीक है, तो वो कोरोजन किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। भाई देखिए, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जब रिएक्टिविटी कम होगी तो कोरोजन कम होगा। तो कोरोजन में क्या होता है, मेटल जो होता है आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है, सिर्फ कोरोजन का एग्जांपल लिखा गया है कि आयरन कोरोजन फास्टर देन सिल्वर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन के लिए, आप कॉपर का कंपैरिजन करा सकते हैं, एल्युमिनियम का कंपैरिजन करा सकते हैं। तो अगर जो देखा जाए तो एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है आयरन से ज्यादा होता है। तो आयरन में कोरोजन जल्दी होगा, एल्युमिनियम में कम होगा, तो ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द मेटल, मेटल में अगर जो इम्प्योरिटी ज्यादा है तो उसका कोरोजन पहले होगा। ठीक। और मेटल में अगर इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर मेटल है, तो क्या होता है, उसमें कोरोजन जल्दी नहीं होगा। ठीक। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अब ये भी डिपेंड करता है कि मेटल में अगर जो जैसे कि मान लीजिए आप एक लोहे का छड़ खरीद करके ले आइए, लोहे का कोई सीट खरीद करके ले आइए, और उसमें क्या हो, पहले से ही थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कॉपर के मालिक एटम जो होते हैं प्रेजेंट हो, तो होगा क्या कि आयरन रिएक्शन तो करेगा, ठीक, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो होता है कहां चला जाएगा, इंप्योरिटीज के पास चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई कॉपर भी तो वो क्या होगा, डिटीरियोरेट होगा, तो अपना डिटीरियोरेशन बचाने के लिए कॉपर क्या करता है, आयरन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, यानी आयरन
और उस इम्प्योरिटी यानी जो कॉपर मैंने बोला है कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉपर ही रहे, मतलब उससे कम रिएक्टिव मेटल, यानी अगर जो जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो इम्प्योरिटीज है वो कम रिएक्टिव है, इसीलिए लिखा गया लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज का मतलब वो मेटल की रिएक्टिविटी कम है और ये जो हमारा मेन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर एक गैल्वानिक सेल डेवलप्ड हो जाएगा, यानी क्या होता है, कोरोजन में भी गैल्वानिक सेल डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा, ये दो फैक्टर पढ़ा हमने, फैक्टर फॉर कोरोजन, तो रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ द मेटल हो सकता है। तो इसमें देखिए इम्प्योरिटी ने क्या किया, होस्ट मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, और इसकी वजह से गैल्वानिक सेल डेवलप्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही फैक्टर है, अदर भी फैक्टर है, जैसे इन्वायरमेंट में हम मान लीजिए कि एक दो फैक्टर और आपके बुक में है, एक है एयर और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एयर में सुन लीजिए, एयर में अगर जो है, जैसे एयर है, तो एयर का जो इम्प्योरिटीज होता है, अगर जो उसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन के सल्फर, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब ज्यादा हैं, तो क्या होगा, डिटीरियरेशन तेज होगा। यानी तीसरा फैक्टर होगा प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस, रिएक्टिव गैसेस, ठीक है, जैसे कि SO2 हो गया, NO2 हो गया, SO3 हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या करते हैं, कोरोजन के रेट को बढ़ा देते हैं। क्या करेगा, ये मेटल से जाकर के रिएक्शन कर लेगा, कोरोजन का रेट तेज हो जाएगा। चौथा जो होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कोरोजन के रेट को तेज करता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इनहांसेस या इंक्रीजेज रेट ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, और एग्जाम्पल कौन सा है, इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि सी वाटर में जो है आयरन जो होता है जल्दी कोरोड होगा एज कंपेयर टू रिवर वाटर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इन सी वाटर आयरन कोरोजन is faster than in fresh water, ठीक है। समुद्र में जो है जल्दी जंग लगता है लोहे में, और नदियों में जंग थोड़े दिन के बाद लगता है, ऐसा नहीं जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो अब देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो देखिए जब आयरन को आप ले आते हैं नया नया, या काट करके कोई पुराना आयरन उसको काट के छोड़ देते, देखिए खूब चमकता है, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया जाता है तो 2-3 दिनों के बाद जो है देखिएगा उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाता है। अब वो रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन कैसे होता है, एक्चुअली में होता क्या है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और इन्वायरमेंट में जो है वाटर है और आयरन, ये सब रिएक्शन करके आयरन के ऑक्साइड बना लेते हैं, और जो ऑक्साइड बनता है और वो हाइड्रेटेड रहता है तो वही जो होता है रस्ट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, देखिए मॉइस्ट एयर रहना चाहिए, ठीक है, नोन एज रस्टिंग, एंड द रेडिश ब्राउन कोट इज रस्ट, तो जो रेडिश ब्राउन कलर का कोट रहता है वो रस्ट कहलाता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी किसकी वजह से होता है, तो सबसे पहला नंबर एयर रहना चाहिए, वाटर भी रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहना चाहिए, और आयरन तो रहना ही चाहिए।
तो बिना इनके जो है एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के भी नहीं होगा। तो रस्टिंग के लिए, आयरन की रस्टिंग के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। देखिए कुछ छड़ वाले जो जो ये छड़ वाली कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं कि आयरन का वो छड़ का एक छोटा सा टुकड़ा और उसको पानी में डिप करके और ग्लास में मतलब पैक करके भेज देते हैं और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ रस्टिंग नहीं लग रही है। ठीक है, रस्टिंग नहीं लग रही है, उसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखा दीजिए। तो लोग करते क्या है, पानी को बॉयल कर देते हैं। पानी को जब बॉयल कर देंगे तो होगा क्या, जितना उसमें गैस रहेगा रिलीज हो जाएगा। और पानी बॉयल्ड है और उसमें आयरन डाल देंगे तो उसमें गैस रहेगा नहीं, तो रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो छड़ जो होता है मतलब सरिया जो है, अगर जब तक वो मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। अब रस्ट क्या होता है, ये आपके कंपटीशन में कई बार फार्मूला पूछ चुका है कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो रस्ट का फार्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O, यानी Fe2O3 डॉट XH2O। अभी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसका एक रिएक्शन लिखा गया है कि 4Fe + 3O2 + XH2O, तो 2Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। अब ये रस्टिंग के लिए क्या क्या फैक्टर है, तो पहला नंबर तो एयर रहना ही चाहिए, बिना एयर के रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा जो होता है मॉइस्चर भी रहना चाहिए, तभी ना XH2O बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अभी जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कि वो बना लेता है एसिड, और एसिड जो होता है वो रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, मतलब H+ प्रोवाइड करके रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ आयरन। अगर जो आयरन का जो आर्टिकल आपने लिया है तो उसमें ये सोचिए कि कोई ऐसा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब जिसका रिएक्टिविटी कम हो, मिला देंगे तो वो मेटल जो होता है मतलब आयरन का रॉड जो होता है ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर जो आयरन के रॉड में आप तांबा मिला दे रहे हैं या चांदी मिला दे रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी आयरन की, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, जैसे अभी इसके पहले जस्ट बताए थे कि समुद्र के पानी में जो जहाज जो है जल्दी खराब होता है और नदी के पानी में जल्दी खराब नहीं होता। खराब तो दोनों जगह होता है लेकिन जल्दी होता है समुद्र में, तो जल्दी होता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म देखते हैं। कोरोजन का जो मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो कोरोजन में कई थियरी दी गई, तो जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी, ठीक है। कैसे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी का मतलब ये हो गया, इसमें कैथोड डेवलप होगा, एनोड बनेगा, और कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, कोरोजन जो है एक सबके लिए यूज होता है और आयरन के लिए रस्टिंग यूज होता है। तो देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्पेसिफिक केस ऑफ फिनोमिना ऑफ द कोरोजन। कोरोजन का स्पेसिफिक केस है रस्टिंग, यानी रस्टिंग टर्म जो है सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए आप लगा सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की रस्टिंग कैसे होता है इसको जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आपके पास आयरन का ब्लॉक है और ये जो इतना दिखाए हैं, आयरन के ब्लॉक में क्या है, छोटा सा एक गड्ढा मतलब रफ सरफेस है, वो छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर पानी हल्का सा डिपॉजिट हो जाएगा, ये ब्लू कलर से जो दिखाया हूं, तो मान लीजिए ये वाटर का ड्रॉपलेट आया है। अब होगा क्या, इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन आयरन का होगा। ऑक्सीडेशन जब आयरन का हुआ तो देखिए Fe से Fe2+ में गया है, और ये Fe2+ जब बना है तो देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो देखिए हमने मान लिया 2 एटम जो है आयरन का ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने ये मान लिया ये एरिया जो है एनोडिक एरिया है इतना, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर आया, अब इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है तो देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू जो है ये Fe+2 इधर आएगा, ठीक। चलिए अभी आयरन को लेकर के आएंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए
यहां पर जो हमने दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्चुअली में जो रिडक्शन जहां होता है वहां H प्लस की जरूरत होती है, और H प्लस आता कहां से है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे कार्बोनिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड आयोनाइज होकर के H प्लस। अब देखिए इधर जो है कैथोडिक एरिया है, कैथोडिक एरिया में हुआ क्या है, H प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, H प्लस ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब यहां पर ये वाटर बनता है, ये देखिए रिएक्शन, कैथोडिक एरिया में ऑक्सीजन और ये H प्लस और ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये वाटर बनाए हैं, और ये जो Fe+2 था अब आ करके यहां पर ये आकर के डिपॉजिट होगा। ठीक, अब डिपॉजिट होगा तो क्या होगा अभी आगे दिखाते हैं। तो देखिए यहीं पर ऑक्सीजन भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैथोडिक एरिया है। अब यही ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा और आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि देखिए एनोडिक एरिया पर ये हमने दिखा दिया है कि ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का, तो Fe+2 बना है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये -0.44 वोल्ट होता है, और जो कैथोडिक एरिया है तो देखिए ऑक्सीजन +4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये वाटर बनाया है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यहाँ पर 1.23 वोल्ट होता है, और ये आपको फार्मूला पता है कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और यहाँ स्टैंडर्ड माने हैं तो देखिए दोनों का हमने क्या किया है, ये कैथोड का है और ये एनोड का है, तो दोनों को क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 1.67 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने अलग से लिखा है जो Fe+2 ये बना हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर के साथ, तो ये Fe2O3 बनाएगा, यानी आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाया है, और ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है एक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रेटेड आयरन बना लेता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है हम अलग अलग लिख करके अभी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए आयरन के रस्टिंग का जो है हम अलग अलग इक्वेशन देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन पूरा हुआ है। तो पहले देखते हैं एनोडिक एरिया में, तो देखिए एनोडिक एरिया में आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज होकर के Fe से Fe+2 बनाया है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए आयरन का जो है -0.44 वोल्ट है। अच्छा, इसमें देखिए जो आयरन Fe+2 या फेरस के फॉर्म में जो निकला है यही वाटर में चला जाएगा, और यही वाटर में जाकर के दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये मेटल के थ्रू जाता है, तो मेटल के थ्रू कहां पर जाएगा, कैथोडिक एरिया में, कैथोडिक एरिया में ही जा करके ये रिड्यूस करेगा किसको, ऑक्सीजन को। अब आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो है H+ की जरूरत पड़ती है, और वो ये H+ जो है कहां से आता है, तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड जो है आयनाइज होता है H+ में और यही बाइकार्बोनेट में। अब यही H+ जो होता है कैथोडिक एरिया के पास जाता है, तो देखिए अब कैथोडिक एरिया में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है ये है, और ये H+ यहां से आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जो रिलीज हुआ ये आ गया, अब ये वाटर बना लिया, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है 1.23 वोल्ट है, यानी कैथोडिक एरिया का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट है। ठीक, अब इतना ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को देखिए क्या होता है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू आप पढ़े हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कैथोड का ये है और एनोड का ये है, तो ये माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1.67 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखे भी हैं देखिए। तो अब ओवरऑल रिएक्शन दोनों को कैथोडिक एरिया और एनोडिक एरिया को रख लीजिए। अब जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लगे हैं ना, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तो देखिए 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन और ये 4H+, और ये बना है Fe+2 और Fe+2, और यहाँ पर जो E0 सेल मिला 1.67 वोल्ट मिला है। अभी भी आपका ये रस्ट नहीं बना है। अब क्या होता है, जो Fe+2 बना है ना, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है,
क्या कहते हैं कि Fe+2 ऑक्सीजन और ये वाटर, और ये बनाता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड अभी भी नहीं ये रस्ट है। अब ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है एक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है हाइड्रेटेड आयरन बना लेता है, और यही आपका कहलाता है रस्ट। यानी रस्ट का जब भी फार्मूला पूछा जाएगा तो आप Fe2O3.XH2O ही बताएंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कुछ रस्टिंग से बचने का तरीका, कैसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो उसको एक एक करके भी लिख लेते हैं। अब प्रोटेक्शन देख लेते हैं कि आयरन की प्रोटेक्शन जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं रस्टिंग से। तो देखिए, सबसे पहला मेथड ये होता है कि बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या करेंगे कि हम आयरन के शीट पे एक कोई ऐसा लेयर लगा देंगे कि जो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और वाटर से उसका कांटेक्ट जो है खत्म हो जाए। तो सबसे पहला मेथड यही होता है कि उस पर पेंट लगा दीजिए। भाई पेंट लगा देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेटल के कांटेक्ट से खत्म हो जाएगा। अच्छा, पेंट ही नहीं, उस पर ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है एक ये भी होता है कि वो आयरन के आर्टिकल पे कोई नॉन करोडिंग मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दीजिए, जैसे निकिल और क्रोमियम का करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर जो है आयरन फास्फेट की लेयर, एक्चुअली आयरन फास्फेट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इस वजह से जो होता है वो बच जाएगा। अच्छा, एक और मेथड होता है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड में क्या होगा कि हम मेटल को ऐसे मेटल्स के साथ कवरिंग कर देंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है आयरन से कम हो जाए, कम होता है, तो यानी उसकी रिएक्टिविटी जो है आयरन से ज्यादा रहे, तो उसी को बोलते हैं सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड में क्या करेंगे, जैसे कि आयरन हमने ले लिया और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अब इसके ऊपर कोटिंग कर दिया जो इसका क्या 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 कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने आयरन ले लिया और आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दिया, तो जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है आयरन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से जिंक जो होता है वो करोड हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो कैसे होगा उसको देख लीजिए। जिंक की कवरिंग कैसे लगा सकते हैं भाई, गैल्वेनाइजेशन करा करके। गैल्वेनाइजेशन कैसे हो सकता है कि क्या करिए, जिंक को पिघला दीजिए मॉल्टन स्टेट में और उसमें आयरन की शीट डाल दीजिए, एक गैल्वेनाइजेशन ये भी हो सकता है। दूसरे कवरिंग चढ़ाने का तरीका सेरेडाइजेशन। सेरेडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिंक के जो पाउडर होते हैं उसको खूब तेजी से हीट करिए, इतना हीट करिए कि वो वेपर्स बनने लगे, और जो वेपर्स बनेगा उसी पर ले जाकर के आयरन शीट ले जाकर के लगा दीजिए, और वेपर्स जो होता है कंडेंस हो जाएगा। जब कंडेंस हो जाएगा तो उसके ऊपर कवरिंग बन जाएगी। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, आयरन का जो होता है -0.44 वोल्ट है और जिंक का जो है -0.76 वोल्ट है। तो इसमें देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है, आयरन का ज्यादा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का ज्यादा है, यानी रिएक्टिविटी जो है जिंक की ज्यादा होगी और इसका कम होगा। तो इसमें क्या होगा, एनोड की तरह ये जिंक बिहेव करेगा, यानी एनोड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कैथोड जो होता है क्या, आयरन बिहेव करेगा। ठीक, अब इस तरीके से देख लीजिए, इसमें भी एक गैल्वानिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्रोटेक्शन भी। अब हम क्या करते हैं कि अगर जो आयरन के शीट पे जिंक की कोई कोटिंग लगाए दिए रहते हैं, तो मान लीजिए पूरा हमने क्या किया, उसको कवर कर दिया और उसमें कोई स्क्रैच आ गया, और जब स्क्रैच आ जाएगा तो आयरन जो है क्या होगा, कांटेक्ट में आ गया एयर के। जैसे ही स्क्रैच हुआ तो आयरन जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया, लेकिन जिंक जो है उसके बावजूद भी प्रोटेक्शन कर लेता है। इसलिए प्रोटेक्शन कर लेता है कि जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है आयरन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो है अभी हम बताने जा रहे हैं, उसमें टिन का कवरिंग कराते हैं। तो टिन के आयरन के ऊपर जब टिन की कवरिंग कराते हैं तो क्या होता है कि जब तक कवर रहता है ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा स्क्रैच आता है तो टिन बढ़िया काम नहीं करता, टिन जो है खुद रिड्यूस होने लगता है और आयरन को ऑक्सीडाइज करने लगता है। ठीक है, तो अभी उसको भी देख लेते हैं। आयरन की रस्टिंग बचाने के लिए और भी मेथड है, देखिए जैसे प्रोटेक्शन बाय आयरन, प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय टिन।
तो इसमें क्या करते हैं कि टिन की जो है पूरी कवरिंग लगा देते हैं आयरन पर, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है। एक्चुअली देखिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है टिन का ये ज्यादा है, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल जो है आयरन का देखिए कम है, यानी ऑक्सीडाइज होने का पावर जो है आयरन का ज्यादा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ टिन। तो भाई देखिए टिन आयरन जो है ऑक्सीडाइज होना चाहेगा ना, तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पूरा कवरिंग कर दिया आयरन को टिन से, और जब पूरा कवरिंग कर दिया तो जब तक इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कांटेक्ट टूटा है, यानी जब तक बैरियर मेथड बना है तब तक तो आयरन सेफ है। लेकिन जैसे ही स्क्रैच लगेगा, कोई हुआ, तो जैसे ही आयरन इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो आयरन क्या होने लगेगा, ऑक्सीडाइज होने लगेगा। मतलब क्या है, आयरन का कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय और नहीं तो ये और भी मतलब काम करने लगेगा, हेल्प करने लगेगा आयरन के ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए आयरन से ज्यादा है। लेकिन अगर यही टिन की कवरिंग जो है हम कॉपर पर करें तो देखिए कॉपर में जो है कॉपर का जो है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है और इसका जो है नेगेटिव में है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो कॉपर रिड्यूस के फॉर्म में रहेगा। यानी कॉपर पर अगर जो हम टिन की कवरिंग लगाते हैं तो जैसे आयरन पर जिंक की कवरिंग जितना प्रोटेक्शन कर रहा था, मतलब ओपन होने पर जिंक जो है डिग्रेड हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर टिन जो है डिग्रेड होगा और ये कॉपर को बचा लेगा। लेकिन अगर जो हम आयरन के ऊपर टिन की कवरिंग लगाते हैं तो ये ड्रॉबैक आता है कि टिन जो होता है जैसे ही थोड़ा सा स्क्रैच होगा तो टिन जो होता है खुदे रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा और आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। एक मेथड और है, देखिए पहला मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन मेथड, और दूसरा सैक्रिफिशियल मेथड। ये सैक्रिफिशियल मेथड, कैथोडिक प्रोटेक्शन भी एक तरीके का सैक्रिफिशियल मेथड है। क्या होता है कि जो जैसे कि आयरन की पाइप जो है नीचे जमीन के अंदर पड़ी हुई हैं, तो वहां पर पेंटिंग उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, गैल्वेनाइजेशन भी उतना बढ़िया नहीं काम कर पाएगा। तो क्या करते हैं, जगह जगह पर जो है उससे ज्यादा मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का वहां पर प्लेट लगा देते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जो रिएक्टिव रहेगा ज्यादा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये जो आपका पाइप पड़ा हुआ है इसको रिड्यूस करता चला जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन का तरीका है। एक प्रोटेक्शन का तरीका ये भी है, ये भी जो है प्रोटेक्शन बाई एंटी रस्टिंग सॉल्वेंट। एंटी रस्टिंग सॉल्वेंट का लेप लगा दीजिए। तो एंटी रस्टिंग सॉल्वेंट एक तरीके से समझिए बैरियर मेथड ही है। तो इसमें क्या करते हैं, एल्केलाइन फास्फेट और क्रोमेट के सोल्यूशन को आयरन के ऊपर कवरिंग लगा देते हैं, तो जिससे फास्फेट की जो होती है आयरन के ऊपर फास्फेट का एक लेयर बन जाता है और जो कि इनसॉल्युबल होता है और इस तरीके से ये रस्टिंग को बचा लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद जो है क्लास 12 का जो है केमिकल काइनेटिक्स है फिजिकल में, तो केमिकल काइनेटिक्स जो है नेक्स्ट टर्म से हम स्टार्ट कर देंगे, यानी इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए।